हाँ, शुरू किया जाए भाई। पिछली क्लास में अपन लोग वैक्यूल के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है और एनिमल सेल के अंदर या तो वैक्यूल एब्सेंट होती है और ये पाई गई है तो बहुत छोटी छोटी पाई जाती है। और प्लांट सेल में वैक्यूल सेंट्रल में मिलने के कारण न्यूक्लियस साइड में पुश हो जाता है, सेंटर में नहीं रहता है। और एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में रहता है। दूसरी बात मैंने बताया था कि वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन के द्वारा चारों तरफ से बाउंड होती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और टोनोप्लास्ट कैसी है? सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब चयनात्मक पारगम्य होती है। इसेंशियल चीज़ों को ही आने जाने देती है, बाकी किसी को नहीं आने जाने देती है। और दूसरी मैंने बात बताई थी, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे सेल सैप कहते हैं। और सेल सैप के अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और वेस्ट मटेरियल्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा मैंने बताया था एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एंथोसाइनिन पिगमेंट कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका आंसर है वैक्यूल के सेल सैप में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सलजम की जड़ का रेड कलर किसके कारण होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं माइटोकांड्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। माइटोकांड्रिया केवल यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। किस में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकांड्रिया नहीं पाई जाती है, ये बात तुम्हें याद रखना है। माइटोकांड्रिया की खोज, माइटोकांड्रिया की डिस्कवरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट है कोलिकर ने किया था और इंसेक्ट की वॉलेंट्री मसल्स में किया था। किस में किया था? इंसेक्ट की वॉलेंट्री मसल्स में किया था। तो डिस्कवरी हमको मालूम हो गई किसने किया था? कोलिकर ने किया था। और किस में किया था? इंसेक्ट की वॉलेंट्री मसल्स में किया था। दूसरी बात पूछा जाता है माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया है? ये कई बार पूछा गया है। तो माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया है? बेंडा ने दिया है। किसने दिया है? बेंडा ने दिया है। और आल्टमान ने माइटोकांड्रिया को क्या कहा था? बायोप्लास्ट कहा था। क्या कहा था? बायोप्लास्ट कहा था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया था? तो आपका आंसर है बेंडा ने माइटोकांड्रिया टर्म यूज किया था। ये बात तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात बताएं, हर सेल के अंदर माइटोकांड्रिया का नंबर वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है। जो सेल जितना ज़्यादा एक्टिव होगी उसमें माइटोकांड्रिया का नंबर उतना ज़्यादा होगा। मैंने क्या बताया? जो सेल जितना ज़्यादा एक्टिव होगी उसमें माइटोकांड्रिया का नंबर उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है माइटोकांड्रिया के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है और एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा एनर्जी बनती है और उस एनर्जी का यूज करके ही आर्गन वर्क करते हैं। तो जो आर्गन जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उसकी सेल उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। इसका मतलब उसकी सेल में माइटोकांड्रिया का नंबर उतना ज़्यादा होगा। तो माइटोकांड्रिया का नंबर फिक्स नहीं होता है। जो सेल जितना ज़्यादा एक्टिव होगी उसमें माइटोकांड्रिया का नंबर उतना ज़्यादा होगा और जो सेल जितना कम एक्टिव होगी उसमें माइटोकांड्रिया का नंबर उतना कम होगा। अगली बात देखा जाए, माइटोकांड्रिया का शेप पर क्वेश्चन आ सकता है। माइटोकांड्रिया का शेप कैसा होता है? सॉसेज होता है, सॉसेज शेप होता है। सॉसेज क्या होता है? जैसे डली काटने वाला सरौता होता है, उस टाइप का इसका शेप होता है। तो सॉसेज होता है शेप, या सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है। सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है। और माइटोकांड्रिया का अगर डायमीटर पूछा जाए, माइटोकांड्रिया का डायमीटर की अगर जो अपन बात करें तो माइटोकांड्रिया का डायमीटर 0.2 से लेकर के
ये 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। 1 माइक्रोमीटर तक होता है। एवरेज कितना होता है? एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर होता है। तो डायमीटर की मैंने बात किया तो ये मैंने बता दिया डायमीटर। ये क्या है? डायमीटर माइटोकॉन्ड्रिया का कितना है? 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर तुमसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ कितनी होती है, लेंथ पर हालांकि क्वेश्चन आ चुका है, तो लेंथ की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ 1 माइक्रोमीटर से लेकर के और 4.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है? सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप होता है। और डायमीटर कितना होता है? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। और लेंथ कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर। एक बात और यहीं पर तुमको मैं बताना चाहूँगा, माइटोकॉन्ड्रिया केवल उन्हीं यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे जिनमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। अगर भले ही यूकैरियोटिक सेल है और सेल एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं कर रही है तो इसका मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे। या हम कहें कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहा है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें याद रखना है केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिनमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर तुमसे एक बात पहले भी मैंने बताया है, पूछा जाए बॉडी में रिस्पायरेशन कहाँ पर होता है, तो बॉडी की प्रत्येक लिविंग सेल क्या करती है? रिस्पायरेशन करती है। और अगर तुमसे पूछा जाए बताइए बॉडी में एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पर होती है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब जरा हम माइटोकॉन्ड्रिया के शेप के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया चारों तरफ से 2 मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होती हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया चारों तरफ से 2 मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। चारों तरफ से 2 मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होती हैं। ये कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसके जस्ट नीचे कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके जस्ट नीचे इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन क्या है? इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। इस प्रकार से इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। इस प्रकार से इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन पाई गई है। तो इसे क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। तो ये कहलाती है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया चारों तरफ से 2 मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, इन प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये क्रिस्टी कहलाते हैं। और क्रिस्टी तुम्हें याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टी क्या काम करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। लंग के एल्वोलाई भी क्या काम करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। इंटेस्टाइन के विलाई क्या काम करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी, लंग के एल्वोलाई, इंटेस्टाइन के विलाई एक दूसरे के कैसे हैं?
एनालोगस होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात देखा जाए, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन के अंदर साइड में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, ये मैट्रिक्स कहलाता है। और तुमको बता दें, रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस होती है, एक ग्लाइकोलिसिस होती है, दूसरी क्रेब्स साइकिल होती है और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो रेस्पिरेशन का जो क्रेब्स साइकिल होती है वो मैट्रिक्स में चलती है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्रेब्स साइकिल कहाँ पर चलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। और क्रेब्स साइकिल से संबंधित जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, केवल 2 एंजाइम को छोड़कर। एक अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और दूसरा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये 2 एंजाइम कहाँ पर पाए जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड एंजाइम कहाँ पर मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन और घुमाकर पूछ सकते हैं, कहेंगे क्रेब्स साइकिल से संबंधित सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम 2 ऐसे हैं जो मैट्रिक्स में नहीं पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। दूसरी बात देखा जाए, क्रिस्टी के ऊपर इस प्रकार से बहुत सारी दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। ये जो दानेदार स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, इनको क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं, फर्नांडीज मोरन पार्टिकल कहते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम इनकी डिस्कवरी फर्नांडीज मोरन ने किया था, इसीलिए इन्हें फर्नांडीज मोरन पार्टिकल भी कहते हैं। तो ये हमने क्या बना दिया, F1 पार्टिकल बना दिया, F1 पार्टिकल या इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। ये ऑक्सीसोम कहा जाता है, ये ऑक्सीसोम कहते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, इनर मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की तरफ धंस करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। इन प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी क्या काम करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी, लंग के एल्वोलाई और इंटेस्टाइन के विलाई, ये एक दूसरे के एनालोगस होते हैं, क्योंकि इन सबका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। और देखा जाए क्या होता है, इन क्रिस्टी के ऊपर बहुत सारी दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इनकी फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था, फर्नांडीज मोरन ने किया था, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फर्नांडीज मोरन पार्टिकल कहते हैं, या F1 पार्टिकल कहते हैं, या ऑक्सीसोम कहते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, या इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट कहते हैं। और ऑक्सीसोम को अगर जो हम, ये क्या होता है, हेड होता है, ये स्टॉक होता है और नीचे बेस होगा। हेड के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। मैंने बताया रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस होती हैं, एक ग्लाइकोलिसिस होती है, दूसरी क्रेब्स साइकिल होती है और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर चलेगी, सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चलती है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर चलता है, ऑक्सीसोम के हेड में चलता है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तब क्या होता है, एनर्जी बनती है, ATP। वो एनर्जी ATP के रूप में स्टोर कर ली जाती है।
तो एनर्जी जिस स्थान पर बनती है उसे क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। तो सेल के अंदर एनर्जी कहाँ पर बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब 4 बातें हम तुमको बताने जा रहे हैं, चारों बातें तुम्हें याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी क्या कहलाता है? फास्फोराइलेशन कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी क्या कहलाता है? फास्फोराइलेशन कहलाता है। तो ये याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है, अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एटीपी बन रहा है तब उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। और अगर एटीपी का प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस में होता है तब उसे क्या कहेंगे? फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। तो तुम्हें तीनों बातें याद रखना है। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द रेस्पिरेशन कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड फोटोफास्फोराइलेशन। तो ये तीनों बातें तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर क्या पाया जाता है? इस प्रकार से 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये क्या पाए जाते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इनको हमने कह दिया 70S टाइप राइबोसोम, राइबोसोम कहते हैं। 70S टाइप राइबोसोम पाए गए हैं। दूसरी बात देखा जाए, इसके अंदर डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इस प्रकार से 2 स्ट्रैंड का बना हुआ सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये याद रखना है तुम्हें। डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो ये है डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? इस प्रकार से आरएनए भी पाया जाता है। ये क्या पाए गए हैं? आरएनए के पार्टिकल पाए जाते हैं। तो इनको हमने क्या कह दिया? आरएनए कह दिया, आरएनए। अब देखा जाए डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ऑटोजीनोम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोजीनोम सिस्टम कहते हैं। तो तुम्हें याद रखना है क्या? डीएनए मतलब ऑटोजीनोम सिस्टम के अंतर्गत क्या आएगा? ऑटोजीनोम सिस्टम। सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है? डीएनए आता है प्लस आरएनए आता है, ये आरएनए आता है, और प्लस क्या आता है? 70S टाइप राइबोसोम आते हैं, राइबोसोम आते हैं, सोम। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या कहते हैं? ऑटोजीनोम सिस्टम कहते हैं। और इसी ऑटोजीनोम सिस्टम की प्रेजेंस के कारण ही अगर माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से बाहर निकाल दिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया डेड नहीं होती है, जीवित बनी रहती है। अगर कोई सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा है जिसे हम सेल से बाहर निकाल दें और वो जीवित बना रहता है, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कहते हैं? ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक और आगे बताएंगे क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों कैसे होते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब देखा जाए, हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया गया है। बैक्टीरिया में 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका मतलब जो करैक्टर बैक्टीरिया में पाए गए हैं वो करैक्टर माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए गए हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल। क्या मैंने बताया?
प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए का पाया जाना, 70S टाइप राइबोसोम का पाया जाना, ये करैक्टर किसका है? बैक्टीरिया का है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? कोलिकल ने किया था। और किसमें किया था? इंसेक्ट की वॉलेंट्री मसल्स में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप अगर पूछा जाए, शेप पूछा जा सकता है, सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल होता है। सॉसेज क्या होता है? डली काटने वाला जो सलौता होता है उस शेप की होती है, या सिलेंड्रिकल कहलाती है होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना होता है? डायमीटर तुमको मैंने बताया है 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। एवरेज कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर। और लेंथ पर क्वेश्चन आ चुका है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है। एक बात और मैंने बताया है, हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अलग अलग होता है। जो सेल जितना ज़्यादा एक्टिव होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सेल एक्टिव है तो वहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी कहाँ पर बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। ये बात याद रखना है। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर पूछा जाए डिवीजन कैसा होता है तो बाई फिशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करते हैं? बाई फिशन के द्वारा डिवाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया चारों तरफ से 2 मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के जो है अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। इन प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। मैंने अभी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी, लंग के एल्वोलाई और इंटेस्टाइन के विलाई एक दूसरे के कैसे होते हैं? एनालोगस होते हैं, क्योंकि ये सब सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है प्रोटीनियस, उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर 70S टाइप राइबोसोम्स मिलते हैं, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम आरएनए पाए जाते हैं। इन 70S टाइप राइबोसोम, आरएनए और डीएनए तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ऑटोजीनोम सिस्टम कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑटोजीनोम सिस्टम किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दूसरी बात, एरोबिक रेस्पिरेशन का क्रेब्स साइकिल कहाँ पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। इसका मतलब क्रेब्स साइकिल से संबंधित सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। केवल 2 एंजाइम को छोड़कर कौन कौन से? एक है अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और दूसरा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये 2 एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। और इन क्रिस्टी के ऊपर बहुत सारी दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें F1 पार्टिकल कहते हैं, या ऑक्सीसोम कहते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, या इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट कहते हैं, या फर्नांडीज मोरन पार्टिकल कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीसोम की डिस्कवरी फर्नांडीज मोरन ने किया था। और इन्हीं ऑक्सीसोम के हेड में, ये ऑक्सीसोम का क्या है? हेड के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। और जब रेस्पिरेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तब यहीं पर NAD, GTP और FAD से क्या बनते हैं? ATP बनते हैं। और ATP जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बनते हैं तब उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। और अगर ATP का प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है तब उसे क्या कहते हैं? फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। और ATP के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये सारी बातें
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हैं, जो तुमको मैंने बताया है, और इस पर क्वेश्चन 101% आ सकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड किसके द्वारा होती है? फिशन के द्वारा होती है। और अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।